देखिए अब हम यहाँ से देखेंगे सर्कुलर सेटिंग अरेंजमेंट पर कुछ क्वेश्चंस और उसके बेसिक्स। पहले मैं अगर बेसिक्स की बात करूँ सर्कुलर सेटिंग अरेंजमेंट के, तो देखिए एक सर्कल की अगर हम बात कर रहे हैं तो एक सर्कल पर दो टाइप से कोई भी एक कैंडिडेट बैठ सकता है। पहला, अगर मान लीजिए ये कैंडिडेट इसके सेंटर की तरफ देख रहा है, ठीक है, इसको हम कहते हैं क्या, इनसाइड फेसिंग। कोई भी एक पर्सन इस सर्कल के केंद्र की ओर, इसके सेंटर की ओर देख रहा है, ठीक है, तो ये तो हो गया इनसाइड। अब इसी में हो सकता है कि कोई दूसरा कैंडिडेट या यही कैंडिडेट को हम बाहर की तरफ फेस करा दें, सेंटर से दूसरी तरफ फेस करा दें, फेसिंग अवे द सेंटर, या फिर हम इसे कह सकते हैं फेसिंग आउटसाइड। तो दो टाइप से कोई भी एक कैंडिडेट बैठ जाता है एक सर्कल पर, या तो इनसाइड या तो आउटसाइड। अब इनका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, देखिए इनसाइड और आउटसाइड का, जब भी कभी हमारे क्वेश्चन की फ्रेमिंग होती है तो हमें बता दिया जाता है पहले ही कि कुछ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन, जैसे ए से लेकर एच तक 8 लोग दे दिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच 8 लोग हैं, ठीक है, एक सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट में बैठे हुए हैं, और हमें बता दिया मान लीजिए कि वो इनसाइड है या आउटसाइड है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो भी अरेंजमेंट है, चाहे हम सर्कल की बात करेंगे, चाहे लाइन की बात करेंगे या स्क्वायर की बात करें, जिस भी अरेंजमेंट में हमसे बोला गया बैठाने को, उस अरेंजमेंट में हम इस तरह से कैंडिडेट को बैठाएंगे, यानी एक जो है प्लेस ड्रॉ कर लेंगे उतने कैंडिडेट्स के लिए जितने कैंडिडेट्स हमें ड्रॉ करने हैं, जितने कैंडिडेट्स हमें अरेंज करने हैं। तो यहाँ पर हमें 8 बताए, तो देखिए हम इन 8 को लगभग इक्वल डिस्टेंस पर रखेंगे, चाहे वो लाइन हो या सर्कल, ठीक है, किसी भी अरेंजमेंट में लगभग इक्वल डिस्टेंस पर। मीन्स हमें ये नहीं करना है कि इस तरह से हमने जो है 8 लोग बैठा दिए यहाँ पर, और ये और इधर जो है हमने ये स्पेस छोड़ दिया, जी नहीं, ये अगर हम कर रहे हैं तो ये गलत है, ठीक है। हमें इक्वल डिस्टेंस पर रखना है इनको। कैसे कि सपोज 8 लोग उसने हमें जैसे बताए इस क्वेश्चन में, तो हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, एक उसके सामने, 2 फिर इसके सामने, 3 इसके सामने, 4 फिर एक उसके सामने, तो इस तरह से 8 लोग हमने अरेंज कर दिए और ये लगभग इक्वल डिस्टेंस पर हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ। तो इस तरह से अब मान लीजिए हमें बता दिया जाता है कि ए से लेकर एच तक ये 8 व्यक्ति हैं, ये 8 पर्सन हैं जो कि इस सर्कल पर बैठे हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, मान लीजिए अब आगे इन्फॉर्मेशन दी गई, क्वेश्चन की फ्रेमिंग कुछ इस टाइप से होती है, आगे फ्रेमिंग कर देगा कि ए इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, या बी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, इस तरह से कि कोई किसी के बाईं तरफ दूसरा है, कोई किसी के दाईं तरफ तीसरा है, इस तरह से करके क्वेश्चन को फ्रेम करता है। मान लीजिए हमें एक लाइन जोड़ दी गई कि ए इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, ए बी के बाईं ओर दूसरा है, ठीक है। सपोज मैंने यहाँ पर बैठा दिया बी को, यहीं पर क्या, यहीं पर क्यों बैठा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इनमें से किसी भी एक प्लेस पर बैठा दीजिए, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, केवल क्वेश्चन का ओरिएंटेशन चेंज होगा, बदलेगा कुछ भी नहीं, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। आप यहाँ पे बैठा सकते हैं बी को, यहाँ पे भी, यानी किसी भी एक व्यक्ति को इनमें से किसी भी एक प्लेस पर बैठाकर आप क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने बी बैठा दिया, अब इसके लेफ्ट में हमें ए जाना है, ठीक है, तो सबसे पहले अब लेफ्ट इधर चलें या लेफ्ट इधर चलें, ये जानने वाली बात है, सबसे पहले इसको देखेंगे। तो इसके लिए हमें इनकी फेसिंग पता होनी चाहिए। तो मान लीजिए हमें बता दिया गया ये सभी लोग केंद्र की ओर देख रहे हैं, ठीक है, तो कैसे करेंगे, केंद्र की ओर न देख रहे होते तो कैसे करना था, तो सबसे पहले ज़रा इसको जान लेते हैं। जब भी कभी ऐसा हो कि कोई पर्सन इनसाइड फेस करके बैठा हुआ है, याद रखिएगा इनसाइड फेस करके बैठा हुआ है, तो अगर हम उसका लेफ़्ट चल रहे हैं तो हमेशा क्लॉकवाइज चलेंगे, अगर हम उसका राइट चल रहे हैं तो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज काउंट करेंगे। और जब ये आउटसाइड फेसिंग हो जाएंगे तो चीज़ें बिल्कुल वाइस वर्सा, यानी कि बिल्कुल अपोजिट हो जाएंगी, किसके, जो है इनसाइड फेसिंग है, यानी लेफ़्ट हो जाएगा उस कंडीशन में एंटी क्लॉकवाइज और राइट हो जाएगा क्लॉकवाइज, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखेंगे, यहाँ से इस इन्फॉर्मेशन को आप अच्छे से समझ लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये हमने जैसे बता दिया क्वेश्चन में, मान लीजिए कि इनसाइड फेस कर रहे हैं, तो ए को बी के बाईं ओर दूसरा बैठाना है, तो बाईं ओर इनसाइड फेसिंग में बायां यानी कि लेफ्ट कैसे घूमेंगे, क्लॉकवाइज, ठीक है, यानी इस तरफ। तो इस तरफ देखो ये हो गया बी का इमीडिएट लेफ्ट, तुरंत बायां, ये हो गया सेकंड लेफ्ट यानी दूसरा। तो यहाँ पर कौन आ गया, ए को हमने अरेंज कर दिया इस तरह से। अगर मान लीजिए एक और लाइन हमसे कहती है कि सी बी के तुरंत दाएं बैठा है, सी इज ऑन इमीडिएट राइट ऑफ बी, तो देखो बी की तरफ से अगर हम राइट गिनेंगे तो राइट कैसे, एंटी क्लॉकवाइज यानी इस तरफ, और इमीडिएट राइट तो ये आ गया, तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, सी। हमने इसको अरेंज कर दिया। अब देखिए जो इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है ए बी सी के रिगार्डिंग, उसको तो हमने प्लेस कर लिया। अब मान लीजिए कोई अलग इन्फॉर्मेशन दे दी जाए जो इन तीनों में से किसी से भी कनेक्टेड नहीं है। सपोज उसने कह दिया कि डी और ई एक दूसरे के पड़ोसी हैं, डी और ई बिल्कुल दो बराबर वाली जगह पर बैठेंगे, तो वो यहाँ भी आ सकते हैं, वो यहाँ भी हो सकते हैं, वो यहाँ भी हो सकते हैं, तो हम अपनी मर्जी से अब प्लेस नहीं कर सकते। अगर अब हमने कोशिश की कि हम अपनी मर्जी से कहीं भी अरेंज कर दें तो क्वेश्चन गलत हो सकता है।
तो अब हमें एज पर गिवन कंडीशंस ही इन दोनों को प्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। तो याद रखिएगा कि पहली इन्फॉर्मेशन को यानी कि एक पर्सन को हम अपनी मर्जी से बैठा सकते हैं, बाकी उससे कनेक्टेड चीज़ों को अरेंज किया जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ जो कि इनसे कनेक्टेड नहीं है, शुरुआती पर्सन से कनेक्टेड नहीं है वो इन्फॉर्मेशन, तो उसको अपनी मर्जी से हम प्लेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक बेसिक अप्रोच जब हम सर्कल पर क्वेश्चंस को करेंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जैसे कि सपोज पहला एक प्रश्न देखते हैं। ठीक है, जैसा आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है। पहले अभी इंग्लिश में दिख रहा है, आगे आपको हिंदी में भी दिख जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि JKLMNOP ये 8 लोग हैं, P एंड R, ठीक है। JKLMNOPR ये 8 लोग हैं, ये एक सर्कुलर टेबल के चारों तरफ बैठे हुए हैं एंड फेसिंग द सेंटर, केंद्र की ओर देख रहे हैं, ये हमें बता दिया गया, ठीक है। ईच ऑफ देम वॉज बॉर्न इन अ डिफरेंट ईयर, और इनमें से हर कोई एक अलग अलग वर्ष में पैदा हुआ, और वो वर्ष दिए हुए हैं 71, 75, 79, 1980 एंड ऑल दैट, ये सारी चीज़ें हमें दी हुई हैं, ठीक है। अब इसके बाद आगे इन्फॉर्मेशन जैसे कि कह रहा है कि M इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ K, M जो है वो K के दाईं ओर दूसरा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 8 लोग हैं, 8 लोगों के लिए अरेंजमेंट ड्रॉ कर लेंगे। तो देखो हम इसको इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर हमने ये ड्रॉ कर लिया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग इस सर्कुलर अरेंजमेंट में बैठ जाएंगे, ठीक है। पहली लाइन क्या है कि M K के दाईं ओर दूसरा है। तो देखो मैं M को पहले बैठा लूँ, K को पहले बैठा लूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी को भी हम अरेंज कर सकते हैं। तो देखो M इज सेकेंड टू द राइट ऑफ K, सपोज मैंने इस प्लेस पर K को अरेंज कर लिया, ठीक है। अब इसके दाईं ओर दूसरा किसको बैठाना है, मैं M को। तो M इसके दाईं ओर दूसरा, इनसाइड फेसिंग है ये सभी लोग, ठीक है। तो दायां कैसे चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज, यानी इस तरफ। तो 1 2 यहाँ पर कौन आ जाएगा, M आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हमने प्लेस कर ली कि M इज सेकेंड टू द राइट ऑफ K। इसके बाद आगे क्या कहता है, L इज थर्ड टू द राइट ऑफ J, L जो है वो दाईं ओर तीसरा है J के। अब देखो L और J इन दोनों में से किसी से भी कनेक्टेड नहीं है, तो अब हम उनको अपनी मर्जी से नहीं बैठा सकते, क्योंकि कई सारी प्लेसेस हो सकती हैं जहाँ पर वो बैठ जाएंगे। तो इसलिए हम इस लाइन को भी स्किप करते हैं, ठीक है, छोड़ देते हैं इस लाइन को भी। आगे क्या करा है, L एंड J वर बॉर्न बिफोर 1980, L और J जो है वो 1980 से पहले बॉर्न थे। तो देखो यहाँ पर अगर हम डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो जो हमें ईयर दिखाई दे रहे हैं वो कौन कौन से दिख रहे हैं, 1971, 75 और 79, जो 80 से पहले वाले हैं। तो जो L और J हैं वो उन्हीं 3 में से किसी एक में बॉर्न होंगे। तो हम यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं कि जो L और J की जो डेट ऑफ बर्थ होगी वो क्या हो सकती है। अगर हम यहाँ से देखें 1971, 1975 और 1979, इन तीनों में से किन्हीं 2 वर्षों में L और J बॉर्न हुए होंगे, क्योंकि उसने बोल दिया वो 1980 से पहले बॉर्न है, ठीक है। इसके बाद आगे क्या करा, ओनली वन बॉर्न इन 1984 इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन J एंड K, J और K के बीच में केवल एक ही व्यक्ति बैठा है, और वो भी वो व्यक्ति जो कि 1984 में बॉर्न था। तो K ये रहा, एक पर्सन मिड में, क्या मैं यहाँ पर J को ला सकता हूँ, नहीं, इस तरफ तो J नहीं आ सकता। इस तरफ देखें K ये रहा, एक पर्सन मिड में, तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, J। तो यस ये बिल्कुल ठीक है, नहीं यहाँ पर मैं किसको रख सकता हूँ, J को, और इन दोनों के बीच में ठीक एक वो व्यक्ति जिसकी जो ईयर ऑफ बर्थ है वो क्या है, 84। तो मैंने इसको यहाँ पर अरेंज कर लिया, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे इन्फॉर्मेशन, N हु इज एल्डेस्ट इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ J एंड M, N जो कि सबसे बड़ा है, अगर N सबसे बड़ा है तो उसकी डेट ऑफ बर्थ कितनी होनी चाहिए, 1971, ठीक है। तो यानी हम यहाँ पर नोट कर लेंगे कि N का जो बर्थ है वो कब हुआ होगा, 1971 में। और अगर N का बर्थ 1971 में है तो फिर L और J में से तो किसी का हो नहीं सकता, यानी यहाँ से हमने 71 को हटा दिया। तो ये चीज़ अब श्योर हो गई कि इन दोनों में से एक 75 में बॉर्न होगा और एक 79 में। कौन सा कहाँ, अभी हम ये नहीं कह सकते। तो चलिए, बताया क्या कि N जो सबसे बड़ा है वो J और M का पड़ोसी नहीं है। तो देखो ना तो इस प्लेस पर आ सकता है, ना ही इस प्लेस पर, ना ही आएगा यहाँ पर और ना ही होगा यहाँ पर। यहाँ ऑलरेडी K, J और M बैठे हुए, तो N के लिए एक ही जगह बचती है, वो हो गई यहाँ पर। तो हमने N को अरेंज कर दिया, ठीक है। अगर 2 पॉसिबिलिटीज़ बन रही होती, 2 जगह अरेंजमेंट बन रहा होता कि N दोनों में से किसी भी जगह हो सकता है, तो हम उसको अरेंज नहीं करते अभी, ठीक है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर फिक्स इन्फॉर्मेशन मिली कि N को यहीं पर आना है, तो हमने इसको अरेंज कर लिया।
इसके बाद देखो आगे क्या कहता है क्वेश्चन कि आर इज ओल्डर देन ओनली एम, आर जो है वो केवल और केवल एम से बड़ा है। तो देखो इन डेट ऑफ बर्थ में अगर हम देखें आर केवल एम से बड़ा है तो इसका मतलब एम सबसे छोटा होना चाहिए और आर सिर्फ उसी से बड़ा, बाकी सबसे छोटा। तो इस हिसाब से देखें तो एम की जो एज है वो कितनी होनी चाहिए, यानी जो ईयर ऑफ बर्थ है वो कितना होना चाहिए 1990, और आर जो है वो उससे जस्ट बड़ा है तो एम 1990 में तो आर 1985 में होना चाहिए। तो इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि आर जो है वो 85 में बॉर्न होना चाहिए और जो एम है वो कहाँ पर 1990 में। ठीक है, ये हमने नोट कर लिया क्योंकि उसने कहा आर केवल एम से बड़ा है। तो ठीक है, हमने इसको इस तरह से फ्रेम कर लिया, साथ में इनकी एज भी चल रही है। चलिए ठीक है, आगे पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ, आर इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, आर पी के सेकंड लेफ्ट में, लेकिन अभी तो ना आर दिख रहा है हमें ना ही पी दिख रहा, तो इस इन्फॉर्मेशन को अरेंज नहीं कर सकते, स्किप करते हैं। ठीक है, कोई नहीं। चलिए इसके बाद आगे देखेंगे यहाँ पर। अब देखो इसमें हम आगे देखें कि P इज़ नॉट नेबर ऑफ N, P N का पड़ोसी नहीं है। तो देखो यहाँ पर पड़ोसी नहीं है तो यहाँ हो सकता है P और यहाँ हो सकता है P। अभी भी हमें कंडीशंस दिखाई दे रही हैं, दो दो नहीं अरेंज करेंगे। फिर उसने लिखा कि P इज़ नॉट नेबर ऑफ N, P N का नेबर नहीं है। चलिए ठीक है, तो अरेंजमेंट बन रहा है। J इज़ यंगर देन L, J L से छोटा और K वॉज बॉर्न बिफोर O, तो यहाँ से भी अरेंजमेंट नहीं बनता हमारा। ठीक है, कोई बात नहीं। तो हमने कुछ लाइन्स स्टार्टिंग में स्किप की थी, उनको ज़रा पढ़ते हैं। जैसे पहली लाइन थी एम इज सेकंड टू द राइट ऑफ के, ये रेंज था। दूसरा एल इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ जे, ये लाइन हमने स्किप की थी क्योंकि जब तक जे हमारा फिक्स नहीं था। अब हमारा जे फिक्स है तो जे के रिगार्डिंग हमारी ये लाइन है कि एल इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ जे। तो हम यहाँ पर 1 2 3, क्योंकि जे के थर्ड राइट में हमने प्लेस करना है। ठीक है, जे के थर्ड राइट में प्लेस करेंगे तो 1 2 3 यहाँ पर आ जाएगा कौन, एल। तो हमने एल को यहाँ पर अरेंज कर दिया। इसके बाद आगे लिखा था एल एंड जे वर बॉर्न बिफोर 1980, तो वो हमने यहाँ पर इन्फॉर्मेशन नोट की हुई है। ओनली वन बॉर्न इन 84 इज सिटिंग बिटवीन जी एंड के, यहाँ से हमने इसको अरेंज कर लिया। इसके बाद आगे जो लिखा हुआ था एन हु इज़ एल्डेस्ट इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ जे एन आर, तो हमने एन को ऑलरेडी फिक्स कर लिया। आर इज़ ओल्डर देन ओनली एम, ये भी हो गया। फिर आगे अब कंडीशन आई आर इज़ सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, ये अभी फिक्स नहीं है। फिर अब जो कंडीशन है यहाँ पर जो लिखी हुई है पी इज़ नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एन, पी एन का पड़ोसी नहीं है, तो देखो इन प्लेसेस पर नहीं आएगा। अब ये वाली जो प्लेस है वो एल ने ऑक्यूपाई कर ली, तो पी के लिए एक ही जगह बचती है कि यहाँ पर पी को बैठना पड़ेगा इस प्लेस पर। तो इससे पीछे वाली जो लाइन है अब उसको भी हम अरेंज कर सकते हैं कि आर पी के सेकंड लेफ्ट में, तो पी का सेकंड लेफ्ट क्लॉकवाइज 1 2, यहाँ पर इस प्लेस पर कौन आ जाएगा, आर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आर को फिक्स कर दिया। तो अब देखिए एक ही प्लेस हमारे पास बची हुई है यहाँ पर और एक ही पर्सन बचा हुआ है और वो कौन है, ओ। तो इसको हमने यहाँ पर अरेंज कर दिया। ठीक है, इस तरह से हमने इसको फिक्स कर दिया। अब बचती हैं हमारी यहाँ से डेट ऑफ बर्थ की डेट कौन कौन सी होंगी। तो देखिए अब इसके बाद अगली इन्फॉर्मेशन क्या कहती है आगे अगर हम देखें ये तो कि J इज़ यंगर देन L, J L से छोटा है। और J और L के रिगार्डिंग हमारे पास कंडीशंस ये हैं, अगर J L से छोटा है तो मतलब L पहले बॉर्न होगा, तो L की जो एज है वो कितनी होनी चाहिए 75, यानी L जो है वो 75 में बॉर्न होना चाहिए और जो J है वो 79 में बॉर्न होना चाहिए। अभी हमें ये नहीं पता 80 में कौन बॉर्न है। ठीक है, 1980 क्योंकि हमें एक डेट ऑफ बर्थ दी हुई है, इसके अलावा एक 81 भी दी हुई है और एक 84 भी दी हुई है। ठीक है, 85 और 90 अपने पास हैं। ठीक, ये चीज़ हमने फिक्स कर ली। अब इसके बाद देखो हमारे यहाँ पर अगर हम इन कंडीशंस को देखें तो यहाँ से जो अपने पास में 85 का हमें पता है कौन बॉर्न है, 90 का हमें पता है, ये 3 कंडीशंस हैं। 84 का हमें पता है कौन बॉर्न है यहाँ से P, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि ये हो गया P। अब 2 डेट ऑफ बर्थ हैं जिनका भी हमें आइडिया नहीं है 80 और 81 का, तो बिल्कुल लास्ट में एक लाइन कहती है कि K वॉज बॉर्न बिफोर O। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के 8 हमने ये लिखे हुए हैं, तो केवल इन्हीं 2 पर आना बाकी है और वो कह रहा है कि K O से पहले बॉर्न था, तो इसका मतलब यहाँ पर होना चाहिए K और O होना चाहिए 1981 में। तो ये जो है हमारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो गई इनके ईयर्स के रिगार्डिंग कि कौन किस ईयर में बॉर्न था। तो यहाँ पर हमारा सेटिंग अरेंजमेंट बन गया और यहाँ पर हमने इनकी एजेस जो है वो फाइंड कर ली, इनके ईयर ऑफ बर्थ फाइंड आउट कर लिए। तो यहाँ से हम इजीली देख सकते हैं कि अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे कि जैसे क्वेश्चन यहाँ से पूछे कि हु इज़ थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम, एम के थर्ड लेफ्ट में कौन है। तो m के थर्ड लेफ्ट में हमें अगर चेक करना है तो m से हमें कैसे घूमना पड़ेगा, क्लॉकवाइज, क्योंकि लेफ्ट इनसाइड फेसिंग में हम जो है लेफ्ट के लिए क्लॉकवाइज घूमते हैं। तो 1 ये इमीडिएट लेफ्ट, 2 3, तो पर्सन कौन हो गया P। ठीक है,
अब यहाँ से मान लीजिए पूछ ले कि इन विच ईयर द पर्सन वॉज बॉर्न हु इज़ सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ के, यानी जो व्यक्ति के बाईं ओर दूसरा बैठा हुआ है वह किस वर्ष में पैदा हुआ था। तो के बाईं ओर दूसरा 1 2 कौन है, जे, और जे की हमें एज यहाँ से मालूम है, ईयर मालूम है, वो कितनी हो गई 79, 1979 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछेगा ऐसे क्वेश्चंस पर बेस्ड जब हम सिटिंग अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं। और एक अरेंजमेंट पर, जैसे हमने एक अरेंजमेंट बनाया, इस पर बेस्ड 5 क्वेश्चन आपसे पूछता है, फिक्स्ड है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम, 5 क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन अगर यहाँ से आएगा तो उस पर बेस्ड 5 क्वेश्चन, तो 5 मार्क्स में एक सिटिंग अरेंजमेंट पूछा जाएगा। और जनरली अगर आप बैंकिंग या इंश्योरेंस जैसे एग्जाम देने जा रहे हैं तो 2 से 3 सिटिंग अरेंजमेंट इस तरह के पूछ लेता है, तो 10 से 15 क्वेश्चन बन जाते हैं। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखिएगा, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। इसके बाद हम देखेंगे आगे एक और क्वेश्चन। तो देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, हमें 8 लोग बता दिए गए जिनके नाम कुछ दे दिए SRNLMTOP, ठीक है, और हमें बताया कि एक सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट में बैठे हैं, एक सर्कुलर टेबल के चारों तरफ बैठे हुए हैं और सेंटर की ओर देख रहे हैं, फेसिंग द सेंटर। ऑल 8 बिलोंग टू डिफरेंट प्रोफेशंस, इन 8 लोगों के अलग अलग प्रोफेशंस हैं, जैसे बता दिया रिपोर्टर, डॉक्टर, क्रिकेटर, टीचर, अकाउंटेंट एंड ऑल दैट। ठीक है, सब कुछ आपके सामने लिखा हुआ है। इसी क्वेश्चन को हम आगे हिंदी में भी देखेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर बताया हुआ है, और ये चीज़ ऑब्वियस है कि भाई ये सभी जो है मतलब इसी ऑर्डर में नहीं है, तो ऑब्वियस है अगर सेम ऑर्डर में कर दिए तो फिर हमारे जानने के लिए, हमारे फाइंड आउट करने के लिए कुछ बचेगा नहीं। ठीक है, तो इसलिए कभी हम श्योर नहीं मानेंगे कि जिस ऑर्डर में दिए गए हैं वही श्योर है, वो चेंज हो सकता है। ठीक है, इसके बाद देखो पहली लाइन क्या कहती है कि एम इज सेटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ। अब देखो इसको प्लेस करने से पहले सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें उतने प्लेसेस ड्रॉ करने हैं जितने कि हमें यहाँ पर लोग बैठाने हैं। तो कितने लोग हैं, 8 लोग, तो हमने 8 प्लेसेस इस तरह से ड्रॉ कर लिए। पहली लाइन कहती है एम इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ। तो सपोज मैंने ओ को यहाँ पर मान लिया, ज़रूरी नहीं है मैं यहीं पर मानूँ, यहाँ हो सकता है, यहाँ कहीं भी हम मान सकते हैं, किसी भी एक प्लेस पर, हम यहीं से शुरू कर ले रहे हैं। इसके थर्ड लेफ्ट में इनसाइड फेसिंग लेफ्ट जाना है, बाएं जाना है, तो मतलब हम कैसे घूमेंगे, क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की दिशा में। तो 1 2 3 यहाँ पर कौन आ जाएगा, एम। ओ के थर्ड लेफ्ट में बाईं और तीसरा यानी कि कौन हो गया, एम। इसके बाद देखो क्या कर रहा है, द डॉक्टर इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ एम एंड एम इज नॉट अ रिपोर्टर। डॉक्टर जो है वो एम के इमीडिएट राइट में है, तुरंत दाएं हैं। ठीक है, यहाँ से हमें बता दिया। ठीक है, द डॉक्टर इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ एम, तो एम का इमीडिएट राइट यहाँ पर, यानी यहाँ जो भी कोई पर्सन आएगा उसका जो प्रोफेशन है वो क्या होगा, डॉक्टर होगा। ठीक है, और उसने कह दिया एम जो है वो रिपोर्टर नहीं है, तो हम यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि भाई हमने नोट डाउन कर लिया कि एम इज़ नॉट अ रिपोर्टर। ठीक है, जो भी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन है वहाँ पर हम नहीं प्लेस कर सकते, हम उसको इस तरह से अरेंज कर लेंगे, इस तरह से नोट डाउन कर लेंगे ताकि ज़रूरत पड़ने पर हमारे सामने रहे इन्फॉर्मेशन, हमें पूरे क्वेश्चन को पढ़ना ना पड़े। ठीक है, इसके बाद देखो आगे कहता है कि आर इज़ फोर्थ टू द राइट ऑफ पी। एक चीज़ और जानिएगा, देखिए कभी भी अगर ऐसा हो कि आपको 8 लोग बैठे हैं एक सर्कल में बताए गए और कोई किसी के फोर्थ लेफ्ट या फोर्थ राइट बैठा है, तो वो हमेशा एक दूसरे के आमने सामने बैठते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। अगर सर्कल में कभी भी ये कहा गया कि कोई किसी के फोर्थ लेफ्ट या फोर्थ राइट है, चाहे वो इनसाइड फेस कर रहे हैं या आउटसाइड, फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो हमेशा एक दूसरे के आमने सामने ही बैठेंगे। इसी तरह से 6 लोगों में थर्ड लेफ्ट या थर्ड राइट, वो तब भी एक दूसरे के आमने सामने ही बैठेंगे। ठीक है, तो यहाँ से उसने बताया हमें कि R इज़ फोर्थ टू द राइट ऑफ P, तो इसका मतलब R और P आमने सामने बैठेंगे। यहाँ अगर R है तो सामने P होगा, यहाँ R है तो सामने P होगा। ठीक है, इस तरह से बैठेंगे। ठीक है, अब क्या कह रहा है, नाइदर आर नॉर पी इज इमीडिएट नेबर ऑफ एम। आर और पी में से कोई भी एम का पड़ोसी नहीं है। सॉरी, यहाँ पर देखो, ना यहाँ आएगा और ना ही यहाँ पर आएगा। ठीक है, इनमें से कोई भी। अब देखो फिर कहाँ हो सकता है, मैं अगर आर को इस प्लेस पर बैठाता हूँ तो सामने कौन हो सकता है, यहाँ पर पी, या फिर अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर पी को बैठा लूँ तो सामने कौन आ सकता है, आर। इसके अलावा अगर मैं आर या पी में से किसी को भी यहाँ बैठाऊँ तो सामने पी या आर आएगा, जो कि किसका पड़ोसी हो जाएगा, एम का, जो कि होना नहीं है। यहाँ आर और पी को बैठाऊँ तो सामने एम बैठा हुआ है, यहाँ मैं बैठा नहीं सकता, तो यानी यही एक जगह बची कि एक जगह आर आएगा तो उसके सामने पी आ जाएगा। आर और पी में से कोई एक यहाँ और कोई दूसरा इस प्लेस पर, और कोई अरेंजमेंट बनता नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। टी इज़ अ टीचर एंड सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ डॉक्टर। टी जो है एक टीचर है और डॉक्टर के दाईं ओर तीसरा बैठा हुआ है। ठीक है, टी हमें बताया गया टी इज़ अ टीचर एंड सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ डॉक्टर, तो डॉक्टर का हमें पता है ये रहा, तो इसके दाईं ओर तीसरा अगर हम देखें तो ये तो अपना प्लेस हो गया इसका, 1 2 3, यहाँ पर कौन, टी, और इसका जो प्रोफेशन है वो क्या है, टीचर। टी इज़ अ टीचर एंड सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ डॉक्टर। ठीक है,
इसके बाद आगे देखते हैं, द शॉपकीपर इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ टीचर। देखो अब शॉपकीपर जो है वो टीचर के सेकंड लेफ्ट में है, टीचर के बाईं ओर दूसरा, तो ये टीचर है 1 2, ठीक है। तो यानी यहाँ पर कौन होना चाहिए, शॉपकीपर। तो हमने इसको नोट डाउन कर लिया कि भाई इस प्लेस पर जो है वो शॉपकीपर आएगा। पी और आर में से जो भी होगा वो लेकिन होगा यहीं पर, शॉपकीपर की प्लेस फिक्स्ड हो गई, ये निश्चित हो गई, ठीक है। इसके बाद देखो आगे क्या कहता है, द पेंटर इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एम। पेंटर सेकंड लेफ्ट में है एम के, यानी पेंटर एम के बाईं ओर दूसरा है। तो एम ये रहा, 1% ये रहा यानी तुरंत बायां, और ये दूसरा, तो यानी यहाँ पर कौन होना चाहिए, पेंटर। तो हमने ठीक है इसको यहाँ पर लिख दिया, पी और आर में से जो भी कोई एक यहाँ पर आएगा वो पेंटर होगा, ये चीज़ फिक्स्ड है। इसके बाद देखो आगे हमने इस चीज़ को फिक्स कर दिया, यहाँ से हम इसको हटा देते हैं, जो कंडीशंस थी वो तो हमने ऑलरेडी ड्रॉ कर ली हैं। इसके बाद अगर हम आगे देखें तो आगे लिखा हुआ है एस, द क्रिकेटर इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन टी एंड पी। एस जो कि क्रिकेटर है वो टी और पी के ठीक बीच में बैठा हुआ है। अब देखो पी यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी, टी ये रहा। अगर मैं मानूँ कि पी यहाँ पर है, अगर मान लीजिए मैं थोड़ी देर के लिए ऐसा कंसीडर कर लूँ कि यहाँ पर पी हम मान लें सपोज, ठीक है, तो क्या टी और पी के एग्जैक्ट मिड में एस हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, यानी यहाँ पर नहीं हो सकता। तो इट मीन्स यहाँ पर फिर पी भी नहीं होगा, और पी नहीं होगा तो कौन होगा, आर। और अगर यहाँ पर आर आया तो यहाँ पर कौन होना चाहिए, फिर इस प्लेस पर होना चाहिए किसको, पी को, जिसका प्रोफेशन पेंटर फिक्स हो गया, और इस आर का जो प्रोफेशन है वो शॉपकीपर फिक्स हो गया, ठीक है। इसके बाद देखो आगे जो कंडीशन है कि टी और पी के बीच में एस जो कि एक क्रिकेटर है वो बैठा हुआ है, तो यानी यहाँ पर हो गया एस, और इसका जो प्रोफेशन है वो क्या हो गया, ये मतलब कौन है, एक क्रिकेटर है। तो ये कंडीशन यहाँ पर पी को बैठाने पे सेटिस्फाई हो गई कि पी और एस के बीच जो है केवल एक कैंडिडेट है, वो एस जो कि एक क्रिकेटर है, ठीक है। इसके बाद आगे देखो नेक्स्ट कंडीशन क्या कहती है, द अकाउंटेंट इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ क्रिकेटर। जो अकाउंटेंट है वो क्रिकेटर के दाईं ओर दूसरा यानी सेकंड टू द राइट बैठा हुआ है। तो राइट के लिए कैसे घूमेंगे हम, एंटी क्लॉकवाइज, तो 1 2, ठीक है, यानी इस प्लेस पर कौन आ जाएगा, अकाउंटेंट, ठीक है। अभी हमें ये नहीं पता पर्सन कौन है पर, लेकिन ये श्योर है कि यहाँ पर जो है अकाउंटेंट आ जाएगा। तो शॉर्ट में मैं ऐसा लिख दे रहा हूँ ताकि स्पेस थोड़ा सा कम कंज्यूम हो, अकाउंटेंट, ठीक है, हम समझ जाएंगे इससे। इसके बाद आगे लास्ट आखिरी लाइन कहती है, एन इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी। टी के थर्ड लेफ्ट में 1 2 3, यहाँ पर कौन बैठा हुआ है भाई, एन। तो हमने यहाँ पर किसको प्लेस कर दिया, एन को। अब देखो यहाँ एन आर ओ टी एस पी एम, ठीक है। सारे लोग अगर हम देखें तो यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो इनमें से जितने भी लोग थे, देखो एस हो गया, आर हो गया, यहाँ पर एन भी हो गया, एल हमें कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा, ठीक है। देखो एल कहीं नहीं दिखाई दे रहा, तो एल के लिए एक ही जगह बची कि वो कहाँ होगा, इस प्लेस पर, यानी कि वो अकाउंटेंट होगा। तो बाकी सारे फिक्स हो गए। अब पर्सन सारे फिक्स हो गए, ये डॉक्टर है, ये शॉपकीपर है, ओ का भी हमें नहीं पता, ये टीचर, ये क्रिकेटर, ये पेंटर, ये अकाउंटेंट, ठीक है। तो अब एम और ओ ये दो ऐसे लोग हैं जिनका अभी हमें प्रोफेशन नहीं मालूम कि इनमें से कौन सा प्रोफेशन किसके पास जाएगा। तो हमें ये मालूम है कि एम जो है वो रिपोर्टर नहीं है, ये एम रिपोर्टर नहीं होगा, बाकी सारे ऑलरेडी फिक्स्ड हैं। तो फिर रिपोर्टर होगा कौन, ऑब्वियस है कौन होगा, ओ होगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि भाई ओ जो है वो एक रिपोर्टर है, ठीक है। इसके बाद एक ही यहाँ से प्रोफेशन बचेगा जो रिमेनिंग वन है, ठीक है, तो उसको हम किसको दे देंगे, वो एम का प्रोफेशन होगा। तो जो यहाँ पर प्रोफेशंस हैं, ठीक है, अगर हम उनके हिसाब से देखें तो देखिए रिपोर्टर, डॉक्टर, क्रिकेटर, टीचर, अकाउंटेंट, शॉपकीपर, पेंटर और सुपरवाइज़र। तो सुपरवाइज़र अभी तक कोई नहीं था, तो यानी ऑब्वियस है कि वो कौन होगा, यहाँ से वो होगा भाई एम। तो हमने इसको फिक्स कर दिया कि ये हो गया कौन, सुपरवाइज़र, ठीक है। तो सुपरवाइज़र हमने एम को फिक्स कर दिया और ये हो गया हमारा पूरा क्वेश्चन डन। अब इस पर बेस्ड कोई भी कंडीशन, कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाए, हम उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, सिंपली हम उसका आंसर दे सकते हैं। यहाँ से आप जो भी क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, बताइए टीचर कौन है, ठीक है, तो टीचर कौन है, टी। मान लीजिए हमसे पूछ ले कि बताइए रिपोर्टर कौन है, तो रिपोर्टर कौन है, ओ। तो बताइए, हमसे कह सकता है बताएं कि शॉपकीपर के सामने कौन बैठा हुआ है, तो शॉपकीपर के सामने यहाँ से देखें तो कौन बैठा हुआ है, पी या फिर पेंटर। तो वो अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन के जो ऑप्शंस है उस पर डिपेंड करेगा। अगर पर्सन्स दे रहा है तो ठीक है हम पी चुनेंगे, अगर प्रोफेशन दे रहा है तो हम पेंटर को चुनेंगे, ठीक है। तो वो तो अकॉर्डिंगली हमें गिवन जो है ऑप्शंस के बेसिस पर चलना है। लेकिन बात ये यहाँ से हमें चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जैसे हमसे पूछ लिया जाए, बताइए एस के दाईं तरफ तीसरा कौन व्यक्ति बैठा हुआ है, एस के दाईं तरफ बैठे हुए व्यक्ति का नाम क्या है, तो एस के थर्ड राइट में हमें गिनना है। तो थर्ड राइट यानी राइट की तरफ गिनेंगे एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3,
पर्सन कौन हो गया, एम, और अगर इसका प्रोफेशन भी पूछ ले साथ में तो क्या होगा, सुपरवाइज़र। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे कुछ यहाँ पर पूछता है तो हम इनको सिंपली जो है सॉल्व कर सकते हैं, ईजिली इनको आंसर कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा ये क्वेश्चन डन। इसके बाद देखते हैं एक और क्वेश्चन कि किस तरह से हमें आगे सॉल्व करना है। तो चलिए देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं सेटिंग पर बेस्ड। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 8 पर्सन है, 8 बंदे हैं यहाँ पर ABCDEFGH करके, ठीक है, और इनको 8 अलग अलग बाइक्स पसंद है। बाइक्स के नाम हमें बताए हुए हैं, पल्सर, फेजर, डिस्कवर, करिश्मा, बुलेट, स्प्लेंडर एंड ऑल दैट, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हो पहली लाइन क्या कहती है, एफ हु लाइक्स पल्सर इज नॉट कैन नॉट बी इन इमीडिएट नेबर ऑफ सी, यानी एफ जिसको कि पल्सर पसंद है वो सी का पड़ोसी नहीं है, एंड ई डजंट लाइक स्प्लेंडर। अब देखो इस इंफॉर्मेशन को हम जो है सर्कल पे तो नहीं ला सकते, बट कोई नहीं, हम अपना अरेंजमेंट ड्रॉ करेंगे यहाँ पर और जो इन्फॉर्मेशन प्लेस कर पाएंगे यहाँ पर वो ठीक है, बाकी सब हम नीचे अलग से नोट डाउन कर लेंगे। तो देखो पहली लाइन क्या कहती है कि एफ हु लाइक्स पल्सर, एफ को क्या पसंद है, कौन सी बाइक पसंद है, पल्सर, और ये किसका नेबर नहीं है, सी का नेबर नहीं है। तो ठीक है, हमने इसको ऐसे नोट कर लिया ताकि हमें समझ में आ जाए, हमें फिर से क्वेश्चन को ना पढ़ना पड़े। फिर उसके बाद क्या कह रहा है आगे, अगर हम देखें ई डजंट लाइक स्प्लेंडर, यानी कि ई को स्प्लेंडर नहीं पसंद है। चलिए ठीक है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि ई को स्प्लेंडर नहीं पसंद है। तो इस तरह से हमने इसको काट दिया कि ई स्प्लेंडर नहीं पसंद करता है, ठीक है। चलो इसके बाद क्या कह रहा है, सी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ए एंड ही लाइक्स अपाचे, यानी सी ए के दाईं तरफ दूसरा बैठा हुआ है। तो देखो अब यहां से हम इस चीज को लिख सकते हैं, यहां पर हमने किसको लिख दिया, ए को, और इसके दाईं तरफ दूसरा यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे क्योंकि लिखा हुआ है सी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ए एंड ही लाइक्स अपाचे। देखो एंड हमेशा पहले व्यक्ति की ओर इशारा करता है। प्रीवियस सेशंस में भी मैं बताया मैंने अलग अलग टॉपिक्स में, ये कुछ हमारी कंजक्शंस होती हैं जैसे एंड, जैसे कि बट, ठीक है, कई बार इज से भी जोड़ता है। ये हमेशा फर्स्ट पर्सन की ओर यानी उस व्यक्ति की ओर इंडिकेट करते हैं जिसका जिक्र लाइन में पहले हुआ है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सी सेट सेकंड टू द राइट ऑफ ए एंड लाइक्स अपाचे, तो एंड के बाद की जो इन्फॉर्मेशन है वो पहले व्यक्ति यानी सी की ओर है, ठीक है, हमेशा फर्स्ट पर्सन की ओर इंडिकेट करेगी। और अगर यहीं पर लिखा होता एंड की बजाय हु या हुज या हुम, तो वो हमेशा सेकंड पर्सन की बात करते हैं, दूसरे व्यक्ति की बात करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझिएगा, यहाँ से हु हुज हुम वगैरह अपने पड़ोसी की बात करते हैं, नियर बाई पर्सन की बात करते हैं। फिलहाल यहाँ से हमें समझ आया कि सी ए के दाईं ओर दूसरा यानी इस प्लेस पर होगा, और इसको कौन सी बाइक पसंद है, अपाची। तो ठीक है, हमने यहाँ पर लिख दिया कि भाई इसको अपाची पसंद है, ठीक। इसके बाद आगे पढ़ते हैं। देखो आगे कंडीशन क्या है, देयर आर ओनली 2 पर्सन बिटवीन ए एंड डी, ए और डी के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं। तो देखो 1 2, ये 2 लोग बीच में, डी यहाँ भी आ सकता है, और ये 2 लोग बीच में, डी यहाँ भी आ सकता है। अभी कोई कंडीशन श्योर नहीं है तो हमने इसको ठीक है नोट डाउन कर लेते हैं कि ए और डी के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता एग्जैक्टली ए लेफ्ट में है कि ए राइट में है डी के। तो कोई बात नहीं, आगे पढ़ते हैं। उसके बाद आगे क्या लिखा, ई एंड जी आर नेबर्स, ई और जी नेबर्स हैं, यहाँ दोनों हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं, इस तरफ भी हो सकते हैं। अभी हम कुछ नहीं कह सकते, चलिए ठीक है, बस इसको नोट डाउन कर लेंगे कि ई और जी पड़ोसी हैं एक दूसरे के, कोई भी लेफ्ट में एक दूसरे के या कोई भी राइट में हो सकता है। चलिए ठीक है, इसके बाद आगे देखेंगे, आगे क्या कह रहा है, वाइल डी एंड एफ आर ऑल्सो नेबर्स, डी और एफ जो हैं वो भी दोनों पड़ोसी हैं, ठीक है। तो चलिए डी और एफ दोनों पड़ोसी हैं, मान लिया हमने, ठीक है। तो इस तरफ यहाँ पर हम फ्रेम कर लेंगे कि डी और एफ भी एक दूसरे के पड़ोसी हैं, ठीक है। अब चलो देखो, अभी हमारे पास ए और डी और एफ के रिगार्डिंग कंडीशन है, तो हम देखें तो देखो ये 2 लोग बीच में, डी यहाँ तो एफ इस प्लेस पर आ जाएगा, ये 2 लोग बीच में, डी यहाँ तो एफ दोनों में से कहीं भी आ सकता है। अभी भी श्योर नहीं बनती यहाँ से इन्फॉर्मेशन, कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। देखो आगे क्या लिखा हुआ था, बी हु लाइक्स फेजर इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, बी जो कि फेजर पसंद करता है वो एफ के थर्ड लेफ्ट में। अभी लेकिन हमें एफ का ही नहीं पता कि एफ कहाँ है, तो बी को कैसे प्लेस करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, मान लिया हमने कहीं पर भी होगा, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं, आगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या थी, जी डजंट लाइक प्लेटिना और स्प्लेंडर, डी सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, डी जो है वो जी के थर्ड लेफ्ट में है, ठीक है। और इसके बाद एक आखिरी लाइन कहती है, द पर्सन हु लाइक्स बुलेट इज सिटिंग बिटवीन द पर्सन हु लाइक पल्सर एंड अपाचे। अब पल्सर कौन पसंद कर रहा है, एफ, ठीक है, अपाचे कौन पसंद कर रहा है, सी। तो इन दोनों के बीच में कहीं पर कौन पर्सन बैठा हुआ है जो कि बुलेट पसंद करता है। लास्ट में कह रहा है एच लाइक्स करिश्मा एंड इज ऑन इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन हु लाइक्स पल्सर। तो अब देखो यहाँ से हमारी जो आखिरी लाइन है वो हमें एक क्लू देती है, उसने लिखा द पर्सन हु लाइक्स बुलेट इज सिटिंग बिटवीन द पर्सन्स हु लाइक पल्सर एंड अपाचे। तो इसका मतलब पल्सर और अपाचे वालों के बीच में एक पर्सन का स्पेस होना चाहिए, ठीक है। और पल्सर किसको पसंद है, एफ को, ठीक है। तो अपाचे किसको है, सी को। तो अब देखो एक पर्सन मिड में, यहाँ तो मैं ला नहीं सकता एफ को, इस तरफ होना चाहिए एफ, ठीक है, यहाँ
इस प्लेस पर, ठीक है। और इसको कौन सी बाइक पसंद है, पल्सर, तो ठीक है हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं कि एफ को पल्सर पसंद है। अब इनके बीच में कौन पर्सन बैठा हुआ है, यहाँ पर वो पर्सन जिसको कि बुलेट पसंद है, तो ठीक है हमने यहाँ पर कौन सी बुलेट बाइक लिख दी। अब देखो हमें ये पता था डी और एफ पड़ोसी हैं, तो अगर डी और एफ पड़ोसी हैं तो डी इस प्लेस पर भी आ सकता है और डी इस प्लेस पर भी आ सकता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ से भी हमें ये भी मालूम है कि ए और डी के बीच कितने, 2 लोग होने हैं, तो ये 2 लोग बीच में डी यहाँ से भी सही बन जाएगा और एफ का पड़ोसी भी है, और ये 2 लोग बीच में डी यहाँ से भी सही है, एफ का पड़ोसी भी, और ए और डी के बीच 2 लोग, तो 2 कंडीशंस अभी बनती हैं। कोई बात नहीं, अभी हम श्योर नहीं है, डी को नहीं फिक्स कर सकते। तो इससे पहले हमने एक इन्फॉर्मेशन यहाँ से अभी हमने पढ़ी थी कि जहाँ पर हमने लिखा था एक लाइन था यहाँ से, अगर हम ऊपर से देखें तो ऊपर से थर्ड पॉइंट जो है कि ई एंड जी आर इमीडिएट नेबर्स वाइल डी एंड एफ आर ऑल्सो इमीडिएट नेबर्स, और उसके बाद बी हु लाइक्स फेजर इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। बी जिसको कि फेजर पसंद है वो एफ के बाईं ओर तीसरा है, तो ये एफ से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन, इसको फिक्स कर देंगे। 1 2 3 यहाँ पर कौन आ जाएगा, बी इस प्लेस पर, और इसको कौन सी बाइक पसंद है, फेजर, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पर कौन सी बाइक लिख दी, फेजर लिख दी, क्योंकि बी फेजर पसंद करता है और एफ के बाईं ओर तीसरा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये चीज़ लिख दी। इसके बाद देखो अब कंडीशन ये थी, इसके जस्ट आगे वाली लाइन पढ़ें तो जहाँ से हमने इस बी और एफ को फिक्स किया, इसके आगे वाली लाइन क्या कहती है गाइज, कि जी डजेंट लाइक प्लेटिना और स्प्लेंडर, यानी हम यहाँ पर ठीक है लिख लेते हैं कि जी को ना तो प्लेटिना पसंद है, ठीक है, और ना ही स्प्लेंडर पसंद है, चलो ठीक है, ये चीज़ हमने नोट कर ली। एंड डी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, डी जो है वो जी के थर्ड लेफ्ट में है, ठीक है। अब देखो अगर सपोज मैंने यहाँ पर डी को लिख दिया, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ए और डी के बीच 2 लोग होने, ध्यान से देखिएगा, ये 2 लोग बीच में डी यहाँ, और डी और एफ पड़ोसी हैं, तो यहाँ से पड़ोसी मुझे दिख रहा है कौन, डी। लेकिन कंडीशन ये है कि ये जो डी है वो जी के थर्ड लेफ्ट में, बाईं ओर तीसरा, जो सेकंड लास्ट पॉइंट है उसमें लिखा हुआ लास्ट में कि डी ए सेट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, तो देखो ये किसके थर्ड लेफ्ट में दिख रहा है मुझे, ए के, क्योंकि ए की तरफ से आप कैसे घूमोगे, क्लॉकवाइज लेफ्ट के लिए, 1 2 3, तो यहाँ पर डी को बैठाने पर ये तो मुझे कहाँ दिख रहा है, ए के थर्ड लेफ्ट में दिख रहा है, जबकि ये डी के थर्ड लेफ्ट जो है, डी जी के थर्ड लेफ्ट में, तो इसका मतलब मैं यहाँ पर डी को नहीं रख सकता। तो फिर दूसरी कंडीशन ये थी कि डी जो है इस प्लेस पर होना चाहिए, तो यहाँ से ये 2 लोग मिड में ए और डी के, एफ और डी एक दूसरे के पड़ोसी भी हो गए, और जी को हम रख दें इस प्लेस पर, तो 1 2 3, जी के बाईं ओर तीसरा कौन हो गया, डी। तो ये जो कंडीशन थी हमारी, 3 की 3 कंडीशन फुलफिल हो गई, डी को यहाँ प्लेस करने पर। एफ और डी एक दूसरे के पड़ोसी भी हैं, डी और ए के बीच 2 लोग हैं, और डी जी के बाईं ओर तीसरा भी बैठा हुआ। इस तरह से आपने कंडीशंस को फ्रेम करना, अपनी मर्जी से नहीं रख लेना कहीं पर भी, ठीक है। तो हमने इसको प्लेस कर लिया। अब देखो हमें ये मालूम है ई और जी जो हैं वो कौन है, ई और जी एक दूसरे के पड़ोसी हैं, तो ई यहाँ भी आ सकता है और ई यहाँ पर भी आ सकता है। अभी हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है, इसके रिगार्डिंग, ठीक। तो अब एक बार क्या करेंगे, आप पूरे क्वेश्चन को गो थ्रू कर लीजिए एक बार कंप्लीटली, ताकि अगर कोई लाइन हमने ऐसी हो जो मिस कर दी, स्किप की थी, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें पता चल जाए, फटाफट से गो थ्रू कर लेंगे। पहली लाइन क्या कहती है, एफ लाइक्स पल्सर एंड इज़ नॉट नेबर ऑफ सी, ठीक है, एफ को पल्सर पसंद है, सी का नेबर नहीं है, ठीक है। ई को स्प्लेंडर पसंद नहीं है, ठीक है, हमने नोट कर लिया था, ई को स्प्लेंडर नहीं पसंद है, इट्स ओके, चलेगा। इसके बाद आगे सी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ए एंड ही लाइक्स अपाचे, सी ए के सेकंड राइट में और उसको अपाचे पसंद है, ठीक है। देयर इज ओनली 1%, देयर आर ओनली 2% बिटवीन ए एंड डी, अरेंज हो चुका। ई एंड जी आर नेबर्स, वही हम देख रहे हैं कि अभी हम फिक्स नहीं कर सकते। डी एंड एफ आर ऑल्सो नेबर्स, यस डन है। बी हु लाइक्स फेजर इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, हमने प्लेस कर दिया, चलिए ठीक है। इसके बाद आगे जी डजेंट लाइक प्लेटिना और स्प्लेंडर, चलिए ठीक है, जी को प्लेटिना स्प्लेंडर नहीं पसंद, हमने नोट डाउन कर लिया। उसके बाद डी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, ये यहाँ तक तो कोई हमें क्लू नहीं मिलता। तो आखिरी लाइन पे ज़रा आइएगा, आखिरी लाइन कहती है द पर्सन हु लाइक्स बुलेट इज सिटिंग बिटवीन द पर्सन हु लाइक्स पल्सर एंड अपाचे, तो बुलेट वाले को पल्सर अपाचे के बीच में हमने फिक्स कर दिया। इसके बाद लिखा एच लाइक्स करिश्मा एंड इज ऑन इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन हु लाइक्स पल्सर। देखो यहाँ से हमें जो है कंडीशन मिल जाती है, कंडीशन ये मिल गई यहाँ से कि ये जो पर्सन है इसको कि पल्सर पसंद है, इसके इमीडिएट राइट में कौन है, एच, और इस एच को जो है भाई करिश्मा पसंद है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने लिख ली। तो ई और जी जो एक दूसरे के पड़ोसी होने हैं, तो ई को हमने यहाँ पर फिक्स कर दिया, क्योंकि अब यहाँ पर तो एच आ गया तो ये हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के जो 8 लोग हैं हमने यहाँ पर फिक्स ऑन कर दिए। अब इसके बाद यहाँ से 1 2 3 4 5 लोगों की बाइक्स हमें पता है
केवल इन 3 लोगों की बाइक्स हमें नहीं पता। तो देखो जी के लिए हमें पता है कि ना इसको प्लेटिना पसंद है ना इसको स्प्लेंडर पसंद है, ठीक है, तो स्प्लेंडर ये भी नहीं होगा जी। ई के लिए भी पता है हमें स्प्लेंडर नहीं पसंद है, ये भी स्प्लेंडर नहीं पसंद करेगा। इनमें से कोई और कर नहीं रहा तो स्प्लेंडर पसंद कौन करेगा, ऑब्वियस है कौन, ए। तो हमने यहाँ पर लिख लिया कि भाई ए को स्प्लेंडर पसंद होगी, ठीक है, ये चीज़ हमने यहाँ पर फिक्स कर दी कि ई को स्प्लेंडर पसंद है। चलो ठीक है, सॉरी ए को स्प्लेंडर पसंद है। अब जी को जो है प्लेटिना पसंद नहीं है, एच एफ डी सी बी ए कोई और प्लेटिना पसंद करता नहीं है, तो फिर किसको पसंद हो सकती है प्लेटिना, ऑब्वियस है कि ई बचता है फिर ऐसा, ठीक है। तो ई के लिए हम लिख देंगे कि भाई इस कैंडिडेट को प्लेटिना पसंद है, ठीक है, हमने इसको फ्रेम कर लिया। तो एक ही बाइक बचती है डिस्कवर, जो कि अभी तक हमने किसी को नहीं दी थी, करिश्मा, पल्सर, बुलेट, अपाचे, फेजर, डिस्कवर बची, तो वो किसकी पसंद होगी, जी की। तो ये हमने इनको कुछ ये वाली बाइक्स बता दी कि करिश्मा किसको पसंद है, पल्सर किसको पसंद है, बुलेट किसको पसंद है, अपाचे, फेज़र, ये सब हमने जो है कंप्लीट कर दिया क्वेश्चन। तो अब देखो जो कंप्लीट हो गया, तो इस इन्फॉर्मेशन को हम यहाँ से इरेज कर देते हैं क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन हमने सारी की सारी यहाँ पर फिक्स कर ली, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने फ्रेम कर लिया। हमने देखा कि शुरुआत में हमें काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ मिल रही थी, ए डी यहाँ भी आ सकता था, डी यहाँ भी, अकॉर्डिंगली फिर एफ की भी पॉसिबिलिटी बनी, फिर अकॉर्डिंगली ई की पॉसिबिलिटी, लेकिन हमने वन बाय वन सभी को जो है यहाँ से एलिमिनेट कर दिया कंडीशंस के बेसिस पर। तो यही आपको करना है, कंडीशंस को पढ़ना है, फ्रेम करना है और समझना है, ठीक है। तो इजीली आप कर सकते हैं। अब इस पर बेस कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, जैसे सपोज हमसे पूछ ले कि बताइए स्प्लेंडर किसको पसंद है, तो हमें क्लियरली दिखाई पड़ रहा है किसको पसंद है, ए को। जैसे हमसे पूछ ले कि बताइए बुलेट किसको पसंद है, तो बुलेट किसको पसंद है, डी। कह दे मान लीजिए कि ई के रेस्पेक्ट में बाईं ओर तीसरा व्यक्ति कौन सी बाइक पसंद करता है, ई के रेस्पेक्ट में बाईं ओर जो तीसरा व्यक्ति है वो कौन सी बाइक पसंद करता है, तो ये रहा ई, 1 2 3, बाईं ओर तीसरा एफ, और एफ को कौन सी बाइक पसंद है, पल्सर। तो आंसर क्या हो जाएगा कि ई के रेस्पेक्ट में बाईं ओर तीसरा जो व्यक्ति है वो पल्सर पसंद करता है। पूछ ले कि बी के रेस्पेक्ट में एच कहाँ बैठा हुआ है, बी के रेस्पेक्ट में एच कहाँ बैठा हुआ है, तो ये रहा बी, सामने बैठा हुआ है बिल्कुल एच उसके। तो हम ये भी कह सकते हैं वो उसके ठीक विपरीत बैठा हुआ है, ऑपोजिट बैठा हुआ है। हम ये भी कह सकते हैं कि वो उसके फोर्थ लेफ्ट में है, हम ये भी कह सकते हैं कि वो उसके फोर्थ राइट में है। तो ये चीज़ डिपेंड करेगी कि ऑप्शन में क्या दिया था। तो जो भी ऑप्शन होगा, फोर्थ लेफ्ट, फोर्थ राइट या ठीक ऑपोजिट, उन तीनों में से किसी भी एक पर हम सेलेक्ट कर लेंगे, कोई एक ही ऑप्शन वहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है। पूछ ले कि डी के रेस्पेक्ट में जी कहाँ बैठा हुआ है, तो डी के रेस्पेक्ट में जी 1 2 3, डी से घूम रहे हैं तो 1 2 3, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो यानी दाईं ओर, और कौन सा प्लेस बन रहा है, 1 2 3 तीसरा, तो यानी दाईं ओर तीसरा है। जी डी के रेस्पेक्ट में दाईं ओर तीसरा है, थर्ड टू द राइट है। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे 5 पूछेगा इस अरेंजमेंट पर बेस्ड। फिलहाल ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, तो यहाँ से आपको थोड़ा आइडिया मिला होगा कि अगर सर्कल पर इनसाइड फेसिंग हमसे जो है क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो कैसे हमें उनको फ्रेम करना है। इसी तरह से आउटसाइड फेसिंग पर भी बदलेगा कुछ नहीं, बस लेफ्ट और राइट चलने का तरीका बदल जाएगा, बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल सेम रहेंगी, ठीक है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ेंगे यहाँ से कुछ और क्वेश्चन की तरफ। चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं ऐसे जहां पर अब एक ही सर्कल में कुछ लोग इनसाइड बैठे होंगे, कुछ लोग आउटसाइड फेस करके बैठे होंगे। मींस एक ही सर्कल पे कुछ लोग इनसाइड, कुछ लोग आउटसाइड फेस कर रहे हैं। अब तक हमने देखे थे कि वो एक ही साइड देख रहे हैं, या तो इनसाइड या तो आउटसाइड, लेकिन अब देखेंगे एक ही सर्कल पर जब इनसाइड या आउटसाइड होंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ से अब देखते हैं। देखो जैसे सामने आपको क्वेश्चन दिख रहा है, पहले आपको इंग्लिश दिख रही है, इसके बाद हिंदी भी आपको दिख जाएगी। क्वेश्चन कह रहा है 8 लोग हैं, ABCDEFGH आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। तो ये तो हमें पता ही है। फिर उसके बाद कह रहा है कि 3 of them are facing outward while 5 are facing the center। तो चलिए यहाँ से कहने का मतलब ये है कि इनमें से 3 जो हैं वो आउटसाइड देखते हैं और इनमें से 5 जो हैं वो इन देख रहे हैं, ठीक है। ये हमें बता दिया गया कि 3 of them are facing outward, यानी कि 3 जो हैं इनमें से वो आउटवर्ड देख रहे हैं और 5 जो हैं वो सेंटर देख रहे हैं। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन में नोट कर ली। और ये सब इक्वल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल है। तो देखिए 8 लोगों में कहने का मतलब ये हुआ कि 4 हो गए मेल और 4 ही कौन हो जाएंगी, फीमेल। तो ये चीज़ भी हमने यहाँ से नोट डाउन कर ली, ठीक है, साइड में नोट कर लिया। अब इसके बाद क्या कर रहा है, C इज फेसिंग द सेंटर एंड E इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ C, यानी C केंद्र की ओर देखता है और E जो है वो C के दाईं ओर तीसरा है, ठीक है। तो चलिए हमने यहाँ पर एक अरेंजमेंट ड्रॉ किया इस तरह से, ठीक है, ये ड्रॉ कर लिया। यहाँ पर हमने C को मान लिया और केंद्र की ओर फेस कर रहा है, तो हमने इसको इस तरह से सेंटर फेसिंग दिखा दिया। इसके दाईं ओर तीसरा कौन है, E। तो 1 2 3 इस प्लेस पर कौन आ गया, E आ गया,
ठीक है, अब इसके बाद आगे क्या करा है, एफ इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई। एफ जो है वो थर्ड लेफ्ट में है ई के। अब देखो ये ई आउटसाइड इनसाइड कहीं भी हो सकता है, अभी हमें नहीं मालूम। अगर मैं इस ई को इनसाइड फेसिंग मानता हूँ कि ये सेंटर की ओर देख रहा है, तो इसका लेफ्ट इस तरफ गिनेंगे तो 1 2 3, इसके थर्ड लेफ्ट में ऑलरेडी कौन हो जाएगा, सी। लेकिन हमें किसको बैठाना है, एफ को। तो इसका मतलब ये जो ई है वो आउट इनसाइड फेसिंग नहीं हो सकता, तो कहाँ होगा, आउटसाइड फेसिंग। और 1 2 3 इस प्लेस पर कौन आ जाएगा, एफ, तो जो कि ई के थर्ड लेफ्ट में हो गया। तो यहाँ से हमें पक्का पता चल गया कि ई जो है वो आउटसाइड ही फेस कर रहा है। इसके बाद आगे क्या कह रहा है, 3 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन एफ एंड बी। एफ और बी के बीच में 3 लोग हैं। तो देखो एफ ये रहा, 1 2 3, ये 3 बीच में, यहाँ पर बी, इधर से ना गिन के हम इधर से गिने 1 2 3, तो इधर से भी 3 लोग बीच में और यहाँ पर ही बी आएगा। यानी अगर 3 लोग बीच में बताए हैं और टोटल 8 बंदे बैठे हुए हैं तो आमने सामने बैठना पड़ेगा उन दोनों को। तब आप चाहे क्लॉकवाइज गिन लीजिए, चाहे एंटी क्लॉकवाइज, यानी चाहे लेफ्ट की तरफ से चाहे राइट की तरफ से, 3 ही बंदे आपको नजर आएंगे बीच में। तो एफ और बी आमने सामने हो गए। इसके बाद देखो आगे क्या करा, द इमीडिएट नेबर्स ऑफ बी आर फीमेल्स। बी की जो दोनों पड़ोसी हैं वो फीमेल है, तो यानी ये जो ई है वो भी एक फीमेल हो गई, और यहाँ पर जो भी पर्सन बैठेगा वो भी कौन होगी, एक महिला होगी, एक फीमेल होगी। इसके बाद आगे कह रहा है, जी इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ एफ। जी जो है एफ के थर्ड राइट में है। तो फिर से वही चीज़, हमें इसका नहीं पता इनसाइड है कि आउटसाइड। मानो अगर हमने इसको आउटसाइड मान लिया तो 1 2 3, क्या एफ के दाईं ओर तीसरा मैं जी को बैठा सकता हूँ, नहीं। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी ई बैठा हुआ। तो इसका मतलब ये एफ जो है वो आउटसाइड नहीं हो सकता, तो कहाँ होगा, इनसाइड। तो हमने इसको इस तरह से दिखा दिया, और इसके दाईं ओर तीसरा 1 2 3, इस प्लेस पर कौन आ गई, जी, जो कि एक हो गई महिला, क्योंकि बी के दोनों पड़ोसी महिलाएं हैं। ठीक है, हमने इनको फिक्स कर दिया। इसके बाद आगे क्या लिखा हुआ देखिए, डी इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ ए। डी ए के दाईं ओर तीसरा। अब लेकिन हमें ये नहीं पता ए कहाँ बैठा हुआ है, तो आगे की लाइन पढ़िएगा, ए इज नॉट नेबर ऑफ ई। ए ई का पड़ोसी नहीं है, तो इट मीन्स इस प्लेस पर नहीं आ सकता। ठीक है, तो यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है ए। अगर मैं यहाँ पर मानता हूँ, देखिए इस प्लेस पर, ठीक है, या फिर इस प्लेस पर, दोनों में से कहीं भी हो सकता है। सपोज मैंने यहाँ पर माना कि यहाँ पर ए बैठा हुआ है, ठीक है, तो इस ए के थर्ड राइट में हमने किसको बैठाना है, डी को। तो देखो अगर ये इनसाइड फेसिंग है तो 1 2 3, ऑलरेडी थर्ड राइट कौन बैठा हुआ है, सी। चलिए मतलब इनसाइड तो नहीं होगा इस फेस पर, इस प्लेस पर अगर ए बैठता है, चलो शायद आउटसाइड हो जाए। तो 1 2 3, ऑलरेडी कौन बैठा हुआ है, बी। मीन्स यहाँ इस प्लेस पर ए को अगर हम बैठा रहे हैं तो चाहे हम उसे इनसाइड मान लें चाहे हम उसे आउटसाइड मान लें, इस ए के थर्ड राइट में डी बैठ ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर फिर ए नहीं आ सकता। तो यहाँ के लिए मना कर दिया गया था, यहाँ बैठ नहीं रहा, तो एक ही जगह बचती है कि यहाँ पर होगा ए। और अगर मैं यहाँ पर इनसाइड मान रहा हूँ तो 1 2 3 ऑलरेडी बी बैठा हुआ है यहाँ पर इसके थर्ड राइट में, तो हम ए को इनसाइड नहीं मान सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको आउटसाइड फेसिंग मानना पड़ेगा। और इसके थर्ड राइट 1 2 3 इस प्लेस पर यहाँ डी के पड़ोस ई के पड़ोस में डी आ जाएगा। तो अब ए भी बैठ गया और ए के दाईं ओर तीसरा डी भी बैठ गया। ठीक है, इसके बाद आगे क्या कहता है, देखो आगे लिखा हुआ था, इमीडिएट नेबर्स ऑफ ई आर मेल्स एंड फेसिंग द सेंटर। ई के जो दोनों पड़ोसी हैं वो सेंटर की ओर देखते हैं, केंद्र की ओर देखते हैं, और दोनों ही पुरुष हैं। तो डी और बी दोनों सेंटर फेस कर रहे हैं और दोनों ही पुरुष हैं, तो इनके ऊपर हमने मेल का सिंबल पुट कर दिया। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे देखते हैं, द इमीडिएट नेबर्स ऑफ डी आर फीमेल्स एंड फेस आउटसाइड। डी के जो दोनों पड़ोसी हैं वो महिलाएं हैं और बाहर की ओर देखती हैं। तो डी के एक पड़ोसी तो ये महिला है, बाहर की ओर देख रही है। ये यहाँ पर भी जो पर्सन आएगा वो बाहर देखेगा और कौन होगी, एक महिला यानी फीमेल होगी, तो माइनस का सिंबल हमने पुट कर दिया इस पर। इसके बाद आगे, द वन सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी इज अ मेल। जो बी के थर्ड लेफ्ट में बैठा हुआ है एक मेल है, तो बी इनसाइड फेस कर रहा है यहाँ से, 1 2 3 ये हो गया थर्ड लेफ्ट में मेल है, तो यानी एक कौन हो गया, एक पुरुष हो गया। इसके बाद आगे, नो फीमेल इज नेबर ऑफ जी। जी का पड़ोसी कोई भी फीमेल नहीं है, तो ये जी का पड़ोसी ऑलरेडी मेल था, सी भी कौन हो गया यहाँ से, मेल हो गया। ठीक है, अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 लोग बैठ गए सारे। एक पर्सन है जो अभी हमें कहीं नहीं दिख रहा था, वो है एच। ठीक है, तो इस प्लेस पर आ गया, बाकी सारे पर्सन ऑलरेडी फिक्स थे। अब हमने फिक्स कर लिया तो यहाँ से, लेकिन अभी हमें एफ का जेंडर नहीं मालूम। तो देखो पुरुष कितने दिख रहे हैं हमें, 1 2 3 4, महिलाएं कितनी दिख रही हैं, 1 2 और 3, तो यानी एफ कौन होनी चाहिए, एक महिला, ताकि हमें ये पता चल जाए कि 2 महिला यहाँ पर, तीसरी एरी चौथी एरी, तो 4 मेल 4 फीमेल आ जाएं।
एक कंडीशन थी 3 लोग आउटसाइड देख रहे हैं, 5 लोग इनसाइड देख रहे हैं। तो देखो आउटसाइड वाला कौन है, 1 2 और इसके अलावा 3, ठीक है। देखो 1 2 3, ये तीनों कहाँ हैं, आउटसाइड देख रहे हैं। तो ये जी जो है वो पक्का इनसाइड देखेगा, क्योंकि 5 लोग इनसाइड देख रहे थे। तो 1 2 3 4 और 5, तो ये जो कंडीशंस थी क्वेश्चन में वो सारी की सारी हमने फ्रेम कर दी और क्वेश्चन को कर दिया हमने कंप्लीट, ठीक है। तो ये हो गया हमारे यहाँ से क्वेश्चन। अगर हमें एक ही कंडीशन में, एक ही क्वेश्चन में इनसाइड आउटसाइड दिया जाए तो कुछ इस तरह से हमें कंडीशन बाय कंडीशन, लाइन बाय लाइन फ्रेम करना है क्वेश्चन को। यहाँ से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक और क्वेश्चन देखेंगे, इस पर बेस्ड सारे क्वेश्चंस को हम आंसर कर देंगे अगर हमने इस क्वेश्चन को फ्रेम कर लिया है। तो 5 क्वेश्चन पूछता है इस पर बेस्ड। जैसे कह दे जी के दाईं ओर तीसरा कौन है, तो जी इनसाइड देख रहा है 1 2 3, दाईं ओर तीसरा कौन हो जाएगा, डी। कह दे सी किसके इमीडिएट लेफ्ट में बैठा हुआ है, तो यहाँ से देखो सी किसके इमीडिएट लेफ्ट में है, ए के भी इमीडिएट लेफ्ट में है और जी के भी इमीडिएट लेफ्ट में है। तो आंसर आ जाएगा ए एंड जी बोथ, ठीक है। कह दे एफ के सेकंड राइट में कौन है, तो एफ का सेकंड राइट 1 2, यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, सी। तो इस तरह के 5 क्वेश्चन पूछेगा, सभी का आंसर कर सकते हैं अगर फ्रेमिंग हमारी डन है तो। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देयर आर 7 पर्सन पी क्यू आर एस टी यू वी, 7 लोग बताए हैं एंड सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल, 3 ऑफ देम आर फेसिंग इनसाइड वाइल द रेस्ट आर फेसिंग आउटसाइड। यानी क्वेश्चन में अब की बात 3 लोग ऐसे हैं जो कि इनसाइड देखते हैं और 4 लोग ऐसे हैं जो कि आउटसाइड देखेंगे, ठीक है, क्योंकि कुल मिलाकर के 7 ही लोग हैं। उसके बाद बता रहा है कि दे वर्क इन डिफरेंट कंपनीज लाइक ए बी सी डी ई एफ एंड जी बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। चलिए ठीक है, ये चीज़ हमने यहाँ से समझ ली, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। पढ़ते हैं, देखिए आगे क्या कर रहा है, एस सिट्स बिटवीन आर एंड द पर्सन हु इज फेसिंग इनसाइड एंड ही इज टू द राइट ऑफ लेटर। राइट ऑफ लेटर का मतलब अगर हम यहाँ से देखें तो इसका मतलब ये बनता है कि जो एस है वो आर और एक इनसाइड फेस करने वाले व्यक्ति के बीच में है और बाद वाले के दाईं ओर है। बाद में किसका जिक्र है, इनसाइड फेस करने वाले का। तो इसलिए हम जब इस क्वेश्चन को फ्रेम करेंगे तो एस को हम ऐसे नहीं रखेंगे कि आर के दाईं ओर है, नहीं, हमें रखना है एस यहाँ पर, ये इनसाइड फेस करने वाला पर्सन और इस तरफ आर, ताकि यहाँ इस वाला जो इनसाइड फेस करने वाला पर्सन है इसके राइट साइड की तरफ, इसके राइट साइड यानी दाईं ओर जो है हमें एस दिखाई पड़े, ठीक है। ये कंडीशन कहती है, तो इस चीज़ को हम नोट कर लेंगे। चलिए ठीक है, अभी हम कुछ नहीं कह सकते इसमें इनसाइड कौन है और आउटसाइड कौन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है, वी वर्क्स इन कंपनी एफ एंड सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ टी। चलिए ठीक है, यानी वी कंपनी एफ में काम करता है और सेकंड लेफ्ट में है किसके, टी के। हु वर्क्स इन कंपनी ए, जो कि कंपनी ए में काम करता है। लेकिन अभी हमें यही नहीं पता इनमें इनसाइड कौन देख रहा है और आउटसाइड कौन देख रहा है। चलिए आगे पढ़ते हैं। P is 4 to the right of Q and both are facing same direction, यानी P और Q जो है वो सेम डायरेक्शन देखते हैं। तो इसको हम यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं कि P और Q जो है वो सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं। चलिए ठीक है, ठीक। इसके बाद आगे क्या कह रहा है, द वन हु वर्क्स इन कंपनी डी इज नेबर ऑफ बोथ टी एंड वी। चलिए ठीक है, इसको भी हम फ्रेम करेंगे आगे। एस डज नॉट वर्क इन कंपनी जी, ठीक है। द पर्सन हु आर फेसिंग इनसाइड सिटिंग ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन हु आर फेसिंग आउटसाइड। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में, ये हमने पकड़ा इस लाइन को और इसी से हम क्वेश्चन को फ्रेम करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं 7 लोगों को फ्रेम करने की, तो हमने ठीक है कुछ इस तरह से डायग्राम बना लिया कि यहाँ पर ये हो गए कुछ इस तरह से 7 पर्सन, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इस तरह से हमने 7 लोगों के लिए डायग्राम फ्रेम कर लिया। अब देखिए यहाँ से इसने ये कहा कि जो व्यक्ति इनसाइड फेस करता है ना वो आउटसाइड फेस करने वाले के तुरंत दाएं बैठा हुआ है। मींस अगर सपोज मैं कह रहा हूं कि ये वाला पर्सन इनसाइड फेस कर रहा है तो यहां पर या तो एक पर्सन, देखो अब ये पर्सन को अगर मैं आउटसाइड फेस कराता हूं, ठीक है, तो ये कहाँ हुआ, इसके ये वाला पर्सन इमीडिएट लेफ्ट में। तो हमें इमीडिएट लेफ्ट में नहीं चाहिए, हमें यहाँ पर चाहिए कहीं भी हो, ये वाला पर्सन फिर डेफिनेटली आउटसाइड देखेगा ताकि इसके इमीडिएट राइट में आ पाए। ये कंडीशन उसने कही है। तो देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे फ्रेम करेंगे। अगर मैं यहाँ से बात करूँ इस क्वेश्चन को फ्रेम आउट करने की, तो हमने इस चीज़ को कंसीडर कर लिया यहाँ पर, ठीक है। ये कुछ इस तरह से 7 लोगों के लिए प्लेस किया। चलिए इसके बाद क्या करा है, यू एंड क्यू फेसिंग इनसाइड। यू और क्यू जो हैं वो इनसाइड फेस करते हैं। तो देखो अब हमें ये पता है यू और क्यू दोनों इनसाइड फेस कर रहे हैं और पी और क्यू सेम देख रहे हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पी क्यू और यू तीनों ही कैसे देखेंगे, ये इनसाइड, पी यू और क्यू इनसाइड देखेंगे। तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई। इनसाइड वाले पर्सन कितने थे, 3, और 3 के 3 हमें पता चल गए पी यू और क्यू हैं। तो जो बाकी के 4 हैं वो आउटसाइड देखेंगे, ये श्योर है। तो अब देखो
कहीं पर भी हम इसको प्लेस करें, इसमें अगर हम देखें द पर्सन हु वर्क्स इन कंपनी बी इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु वर्क इन ए, द पर्सन हु वर्क्स इन सी इज ऑन इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। ये हमने पूरी इन्फॉर्मेशन पढ़ ली, लेकिन यहाँ से जो लाइन हमें पहले फिक्स करनी है वो फिक्स करनी है जिसकी हमें इन्फॉर्मेशन मालूम है, जिसके बारे में हमें कंडीशन ज़्यादा पता है। जैसे अगर हम इस क्वेश्चन को पढ़ें तो देखिए ऊपर से दूसरी लाइन जो है जहाँ पर लिखा हुआ है लास्ट में P इज फोर्थ टू द राइट ऑफ Q एंड बोथ आर फेसिंग सेम डायरेक्शन, इसको ज़रा पढ़िएगा। P Q के फोर्थ राइट में, सपोज मैंने यहाँ पर मान लिया Q को, ठीक है, और Q का हमें पता है इनसाइड देख रहा है, तो देखो 1 2 3 4, फोर्थ राइट कौन है? P, और सेम देखते हैं तो दोनों, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इनसाइड देखेगा P भी, और अगर ये इनसाइड देख रहा है तो हमें यहाँ पर ये पर्सन आउटसाइड रखना ही पड़ेगा ताकि हम इसको यानी इनसाइड फेस करने वाले को आउटसाइड के तुरंत दाएं बैठा पाएँ। सिमिलरली यहाँ पर ये पर्सन आउटसाइड फेस करेगा ताकि हम इसको इनसाइड फेस करा, इनसाइड वाले को इसके तुरंत दाएं लेकर के आ पाएँ, ठीक है। अब देखो अगर मान लो मैं इस वाले पर्सन को इनसाइड फेस कराने लगूँ, ठीक है, तो ये आउटसाइड वाले के तुरंत बाएं दिख रहा है ना कि तुरंत दाएं, तो यानी यहाँ पर मैं इनसाइड फेस नहीं करा सकता, और अगर ये इनसाइड नहीं होगा तो कहाँ होगा? आउटसाइड ही फेस करेगा, ठीक है। चलिए अब सिमिलरली यहाँ पर देखो इनमें से कौन इनसाइड कौन आउटसाइड आएगा, तो देखो यहाँ पर सपोज़ मैं ये कहने लगूँ कि मैंने इसको यहाँ पर इनसाइड फेस करा दिया, तो ये भी इनसाइड ये भी इनसाइड, अब ये कहाँ बचेगा? आउटसाइड, तो इसके तुरंत बाएं दिख रहा है मुझे इनसाइड वाला, जबकि मुझे कहाँ चाहिए? तुरंत दाएं, तो यानी यहाँ पर मैं इसको इस तरह से फ्रेम नहीं कर सकते, तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। तो फिर दूसरी कंडीशन क्या बनेगी कि ये वाला पर्सन कहाँ देख रहा होगा? इनसाइड, और ये वाला कहाँ देखेगा? आउटसाइड, तो अब इसके तुरंत दाएं ये इनसाइड वाला हमें दिखाई पड़ रहा है, यानी उसने ये कहा है कि जितने भी इनसाइड फेस करने वाले लोग हैं, जितने भी इनसाइड फेसिंग व्यक्ति हैं, वो सभी आउटसाइड वाले के तुरंत दाएं हैं। तो अब हमें दिख रहा है इनसाइड फेसिंग 3 ही लोग थे, एक P एक Q और दूसरा कौन बचा? U, तो वो यहीं पर आएगा, ऑब्वियस है क्योंकि बाकी सब तो आउटसाइड फेसिंग है। तो यहाँ से अब हमने इसको फ्रेम कर लिया। तो अब देखते हैं जो बाकी चीज़ें, जो बाकी लाइन्स हमने स्किप की थी, शुरुआत से क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं क्योंकि जो मेन चीज़ थी वो हमने फ्रेम कर ली। पहली लाइन क्या करिए? S इज बिटवीन R एंड द वन हु इज फेसिंग इनसाइड एंड ही इज टू द राइट ऑफ द लेटर 1। तो यहाँ से अब इसको फिक्स करते हैं कि S जो है R और इनसाइड फेस करने वाले के बीच में। देखो अगर मैं यहाँ पर मान लूँ ये इनसाइड है, ठीक है, ये इनसाइड है और ये इनसाइड है, मान लो मैं यहाँ पर मानने लगूँ कि ये इनसाइड वाला इसके तुरंत दाएं S, तो क्या मैं यहाँ पर R को ला सकता हूँ? नहीं ला सकता, तो मीन्स इस प्लेस पर मैं S को नहीं रखूँगा, ठीक है। चलिए अब ठीक है, यहाँ पर मैं इसको मान लूँ ये इनसाइड, इसके इमीडिएट राइट में S, तो क्या मैं यहाँ पर R को ला सकता हूँ? नहीं ला सकता, तो फिर एक ही कंडीशन बची, ये इनसाइड वाला, इसके इमीडिएट राइट में कौन? S, और यहाँ पर कौन आ जाए? R। तो अब ये कंडीशन फुलफिल होती है कि S जो है वो R और इमीडिएट राइट जो इनसाइड फेसिंग है उसके बीच में है और इमीडिएट राइट में है इनसाइड फेस करने वाले के, यानी कि बाद वाले के। क्वेश्चन में लाइन में बाद में जिक्र हुआ इनसाइड वाले का, इसलिए लेटर जो है उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने यहाँ पर किसको फिक्स कर दिया? S को। अब इसके बाद आगे पढ़ते हैं, V वर्क्स इन कंपनी F। चलिए ठीक है, V जो है वो F में काम करता है, तो हम यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि V F में काम करता है। जब हम V को फिक्स करेंगे तो साथ में उसकी कंपनी जो है मेंशन कर देंगे। एंड सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ T हु वर्क्स इन कंपनी A। अब देखो V और T के रिगार्डिंग बताया, और T जो है वो A में काम करता है। V दो ही प्लेस बचती हैं, V सेकंड लेफ्ट में है किसके? T के। अगर मैं T को यहाँ बैठा दूँ तो उसके सेकंड लेफ्ट में S बैठा हुआ है, तो यानी T यहाँ नहीं आ सकता, तो फिर एक ही जगह बची कि T यहाँ, और इसके सेकंड लेफ्ट में यहाँ पर कौन? V आ गया। और V कौन सी कंपनी में काम करता है? F में। T किस में काम करता है? A में। ये हमने यहाँ पर फ्रेम कर दिया। आगे इसके बाद P इज़ 4 टू द राइट ऑफ Q एंड बोथ आर फेसिंग सेम डायरेक्शन, वो हम ऑलरेडी फिक्स कर चुके हैं। इसके बाद द वन हु वर्क्स इन कंपनी D इज़ नेबर ऑफ बोथ T एंड V। T और V दोनों का पड़ोसी है वो व्यक्ति जो कि D में काम करता है, यानी वो कौन हुआ? U, ठीक है। इसके बाद देखो आगे क्या कह रहा है? S डज नॉट वर्क इन कंपनी G। S जो है वो G में वर्क नहीं करता है। चलिए ठीक है, हमने नोट कर लिया। द पर्सन हु आर फेसिंग इनसाइड इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन्स हु आर फेसिंग आउटसाइड। ये लाइन हमने पहले ही फ्रेम कर ली, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन थी। U एंड Q आर फेसिंग इनसाइड, ये भी हमने फ्रेम कर लिया। द पर्सन हु वर्क्स इन कंपनी B सिट्स ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु वर्क्स इन कंपनी A, यानी A वाले के इमीडिएट राइट में B में काम करने वाला व्यक्ति है, तो वो कौन हो गया? Q, B में काम करता है। इसके बाद आगे द पर्सन हु वर्क्स इन कंपनी C इज ऑन इमीडिएट लेफ्ट ऑफ V। C में काम करने वाला व्यक्ति V के इमीडिएट लेफ्ट में, यानी कौन हो गया? वो व्यक्ति P हो गया।
अब देखो एस जो है वो जी में वर्क नहीं करता, तो कौन करता होगा, आर, क्योंकि बाकी सभी की कंपनीज फिक्स्ड हैं। तो देखो ए कंपनी में ये कर रहा है, बी में ये कर रहा है, सी डी एफ जी, एक ही कंपनी मिसिंग थी, कौन सी, ई, तो उसमें कौन वर्क करता होगा, एस। तो ये हो गया पूरा का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट। तो यहाँ से कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा, हम सिंपली उसको जो है सॉल्व आउट कर सकते हैं, सिंपली उसको आंसर कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको अक्सर मिलेंगे एग्जाम में, जहाँ पर हर एक लाइन का अपना एक अलग मीनिंग है। उसको अगर आपने समझ लिया तो आप इजीली समझ सकते हैं। अगर हमने इन दोनों लाइंस, यहाँ पर दो लाइंस जो है बड़ी इंपॉर्टेंट थी, एक पहली और एक चौथी लाइन, ठीक है, इस अगर इन दोनों को हम मिस कर जाते, इन दोनों को नहीं समझ पाते, तो ये क्वेश्चन फ्रेम नहीं होता, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछेंगे। अब यहाँ से कुछ भी पूछ ले हम इजीली आंसर कर सकते हैं। पूछ ले डी कंपनी में कौन काम करता है, तो आंसर आ जाएगा यू। कह दे वी किस कंपनी में काम करता है, तो आंसर आ जाएगा एफ। पूछ ले वी के थर्ड राइट कौन है, तो वी ये रहा, इसका थर्ड राइट 1 2 3 क्यों बैठा हुआ है। पूछ ले टी के सेकंड लेफ्ट में कौन है, तो टी का सेकंड लेफ्ट इधर 1 2, आंसर आ जाएगा वी। इस तरह के 5 क्वेश्चन पूछेगा, हम आंसर कर देंगे।